हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का एग्जाम मास्टर चैनल पे। मैं सौरभ पांडे। एनसीईआरटी हिस्ट्री वन लाइनर की ये सीरीज होगी और इस सीरीज का मतलब ये है, इस सीरीज को करवाने का, कि आप एनसीईआरटी 6 to 8 के जो पॉइंट्स हैं, जैसे बौद्ध धर्म पिछले वीडियो में हम लोगों ने बहुत अच्छे से किया। अब इस वीडियो में जैन धर्म के बाद जो है आपका मौर्य साम्राज्य ये शुरू हो जाता है। तो ये सारी चीजें हम लोग यहां पर स्टडी करने वाले हैं। जैन धर्म से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्जाम में बन सकते हैं, इन सब की डिटेल्ड स्टडी होगी। तो यहां पर पॉइंट नंबर 49 से हम लोग शुरू करेंगे, है ना। ज्यादातर जो जैन ग्रंथ हैं इनकी प्राकृत और पाली भाषा है, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहां पर अगर हम बात करें तो जैन धर्म जो है वो दो लोगों का नाम जो है जैन धर्म में बहुत फेमस है। एक तो मैं आपको बता दूं, महावीर स्वामी, ठीक है, महावीर स्वामी और पार्श्वनाथ और ऋषभदेव, ये तीन नाम जैन धर्म में बहुत फेमस है। अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर का नाम क्या होगा, एक क्वेश्चन ये बनता है, ठीक है। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। कभी भी इनको इसका संस्थापक समझने की गलती मत करना। संस्थापक थे ऋषभदेव और 23वें तीर्थंकर थे आपके पार्श्वनाथ, जो कि महावीर स्वामी से पहले थे। तो एक क्वेश्चन तो आपका यहां पर ये सॉलिड होता है। पहले तीर्थंकर यानी संस्थापक ऋषभदेव, 23वें पार्श्वनाथ, 24वें महावीर स्वामी। अब महावीर स्वामी से क्या क्या क्वेश्चन आता है, देखिए। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा, ठीक है, महावीर की पत्नी का नाम था यशोदा। जैन धर्म में किसकी प्रधानता है, कर्म की। याद रखिएगा, धर्म के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। महावीर की माता का क्या नाम था, त्रिशाला, ठीक है, महावीर की माता का नाम था त्रिशाला। श्वेतांबर और दिगंबर दो संप्रदाय थे जैन धर्म के, जैसे बौद्ध धर्म के थे हीनयान और महायान, ठीक है। जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे वे श्वेतांबर कहलाते थे। एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था, ठीक है। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह था सर्फ, ठीक है, ये पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह था। इसके बाद जैनियों का प्रसिद्ध मंदिर है दिलवाड़ा का मंदिर, ठीक है, दिलवाड़ा का मंदिर है जैनियों का प्रसिद्ध मंदिर। महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ। ये कुछ फैक्ट हैं जैन धर्म के, इंट्रोडक्शन के बेस पर आप इसे जान लीजिए, ठीक है। ये इतना चीज जो है इंट्रोडक्शन में। अब हम बात करते हैं, जैन ग्रंथ जो है वो पाली और प्राकृत भाषा में है। जैन साहित्य को आगम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है जैन साहित्य को, देखिए यहां पर, जैन साहित्य को हम आगम के नाम से जानते हैं, ठीक है, आगम। एक सेकंड में ये लगा देता हूं और अच्छे से आपको दिखे। आगम के नाम से जाना जाता है। चलिए, परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित्र, आवश्यक सूत्र, आचारांग सूत्र, ठीक है, ये सारे जो है, चलिए और थोड़ा सा जूम इन कर देता हूं। परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित्र, आवश्यक सूत्र, आचारांग सूत्र, भगवती सूत्र, कलिका पुराण, ये कुछ जैन ग्रंथ हैं जिनका नाम आपको पता होना चाहिए। हालांकि कंपटीशन में इनसे क्वेश्चन नहीं आता, इससे आता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास भद्रबाहु के द्वारा रचित कल्प सूत्र से हमें ज्ञात होता है, इससे क्वेश्चन बनता है। भगवान महावीर के जीवन के कार्यों का विवरण भगवती सु में आपको मिलता है। किसमें मिलता है, भगवती सु में। पुराणों में जैन साहित्य को चरित कहा गया है। चरित संस्कृत के साथ साथ प्राकृत तथा अपभ्रंश भाषा में लिखे गए हैं। चरित्र जो है ये संस्कृत के साथ साथ प्राकृत और अपभ्रंश भाषा में लिखे गए हैं, ठीक है। जैन धर्म में मुझे जहां तक लगता है कि इतना ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तीर्थंकर
वो कर्म पर आधारित था। महावीर को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्ति हुई? ऋजुपालिका। महावीर का देहांत कहाँ हुआ? राजगृह नालंदा जिला में। ठीक है। महावीर ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? प्राकृत अर्धमागधी। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? माउंट आबू। पार्श्वनाथ किस राजा के पुत्र थे? अश्वसेन। ठीक है, इतना पूछता है। जैन धर्म में सबसे ज्यादा जोर किस पर दिया गया है? अहिंसा पर। बस, ठीक है, तो इतना पूछता है, इससे ज्यादा जैन से कुछ नहीं पूछता। अब आते हैं लौकिक साहित्य पर। लौकिक साहित्यों के अंतर्गत विभिन्न ऐतिहासिक तथा अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों का अध्ययन होता है और ऐसे साहित्य को धर्मोत्तर साहित्य की संज्ञा दी गई है। क्या संज्ञा दी गई है? धर्मोत्तर साहित्य। अर्थशास्त्र, कौटिल्य की अर्थशास्त्र, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री विष्णुगुप्त चाणक्य, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ठीक है, इनका अर्थशास्त्र जो है ये बहुत ही सटीक रचना है, बहुत ही सही रचना है, जो उस समय के समकालीन राजनैतिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक विचारों की जानकारी देती है। अर्थशास्त्र को भारत का पहला राजनैतिक ग्रंथ कहा गया है। देखिए, तो भारत का पहला राजनैतिक ग्रंथ चाणक्य द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र। इसमें मौर्यकालीन समाज, उस समय की राजनीतिक व्यवस्था और अर्थव्यवस्था का, यानी मौर्यकालीन समाज कैसा था, उस समय की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, उस समय की अर्थव्यवस्था कैसी थी, इन सब का विवरण प्राप्त होता है। ठीक है। अष्टाध्यायी, पाणिनि की अष्टाध्यायी, ये संस्कृत व्याकरण का बहुत ही फेमस ग्रंथ है। इसके रचयिता हैं महर्षि पाणिनि। पाणिनि का जो समय काल है ये 400 ईस्वी पूर्व के आसपास माना जाता है। ठीक है, पाणिनि का। इस ग्रंथ से पूर्व मौर्यकालीन भारत की राजनैतिक दशा पर प्रकाश पड़ता है। फिर वार्तिक, ये संस्कृत व्याकरण का एक बहुत ही फेमस ग्रंथ है। इस ग्रंथ के रचयिता हैं कात्यायन। वार्तिक, ठीक है, कात्यायन का समय काल 300 ईस्वी पूर्व, जैसे पाणिनि का 400 ईस्वी पूर्व था। ठीक है। वार्तिक ग्रंथ से मौर्यकालीन भारत की राजनैतिक दशा का वर्णन मिलता है। फिर पाणिनि के अष्टाध्यायी पर यह विशालकाय टीका है महाभाष्य। इस ग्रंथ के रचयिता हैं पतंजलि। एक क्वेश्चन पतंजलि का महाभाष्य है, यह भी पूछता है, ये 150 ईस्वी पूर्व के आसपास जो है था। पतंजलि शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। किसके पुरोहित थे? पुष्यमित्र शुंग के। इस ग्रंथ का आरंभिक शुंगकालीन शासकों के समकालीन राजनैतिक घटनाओं के संबंध में महत्वपूर्ण ज्ञान प्रदान, मतलब शुंगकालीन समय के, उस समय के जो राजनैतिक, ठीक है, घटनाएं थी, उनका हमें ज्ञान प्राप्त होता है। इसके बाद देखेंगे दिव्यदान, ललित विस्तार, महावस्तु, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इससे क्वेश्चन कम बनता है। दीपवंश, महावंश, इससे बनता है। पाली में भाषा में लिखा गया सिंहलीय जो है ये बौद्ध ग्रंथ है। दीपवंश, महावंश, इन बौद्ध ग्रंथों से भी मौर्यकालीन, शाक्यकालीन परंपराओं का विवरण हमें प्राप्त होता है। ठीक है। अभी आते हैं बुद्धचरित, कनिष्क के राज दरबारी कवि, इससे भी क्वेश्चन पूछता। अश्वघोष, इसके द्वारा पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व में रचित ग्रंथ बुद्धचरित। एक प्रश्न ये पूछेगा, बुद्धचरित किसकी रचना है? अश्वघोष। किसके दरबारी कवि थे? कनिष्क के। इतना याद रखिएगा। इस ग्रंथ की भाषा है संस्कृत। ये ग्रंथ गौतम बुद्ध के विभिन्न चरित्रों का वर्णन करता है। फिर एक आता है क्वेश्चन आपका मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त द्वारा रचित ऐतिहासिक नाटक मुद्रा राक्षस। विशाख दत्त याद रखिएगा नाम इनका। इस ग्रंथ की रचना 500 ईस्वी के आसपास हुई। ठीक है। इसमें नंद राजाओं और चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित इतिहास पर। फिर मृक्षकटिकम, महाकवि शूद्रक की, इसमें गुप्तकालीन भारत का वर्णन मिलता है। रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद, ये सम्राट हर्षवर्धन द्वारा प्रणीत ये नाट्य कृतियां 7वीं शताब्दी के इतिहास पर बड़ा रोचक। अब बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं कि भाई हर्ष ने इसे लिखवाया था पैसा दे करके साहित्यकारों से, हर्षवर्धन ने। 606 से 648 ईस्वी, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद।
ठीक है, तो यहां पर ये 3 रचनाएं हैं सम्राट हर्षवर्धन के द्वारा। इन ग्रंथों की रचना 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हुई थी। हर्षचरित ये बाणभट्ट के द्वारा रचित जो है, सम्राट हर्षवर्धन के राजकवि थे बाणभट्ट, जिन्होंने कादंबरी भी लिखी हुई है। ठीक है, तो हर्षचरित भी बाणभट्ट का है। इसमें हर्ष के समय का इतिहास मिलता है। और इसके बाद हम बात करें अब इतिहास जानने के पुरातात्विक साक्ष्य। अभी तक हम साहित्यिक साक्ष्यों की बात कर रहे थे, अब बात होगी इतिहास जानने के पुरातात्विक साक्ष्य की, जिसमें अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियां, चित्रकला और मृदभांड का अध्ययन होता है। ये जो है पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत इतनी चीजों का अध्ययन होता है। सबसे पहले बात करेंगे अभिलेख की। अभिलेख पर आते हैं। सबसे ज्यादा प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगज कोई से प्राप्त हुआ है। कहां से सबसे ज्यादा प्राचीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं? मध्य एशिया के बोगज कोई से। इस अभिलेख में इंद्र, वरुण, मित्र तथा नासत्य नामक वैदिक देवताओं का नाम मिलता है। देखिए, किसी भी इतिहास को जानना होगा बच्चों को, हम वहां के साहित्यिक स्रोत के साथ साथ पुरातात्विक स्रोतों पर भी नजर डालते हैं। ठीक है, पुरातात्विक स्रोतों की बात करें अगर हम, तो इसका जो वो है वो पुरातत्व से निकलता है। ठीक है, पुरातत्व। तो यहां पर अगर हम बात करें अभिलेख, ठीक है, तो यहां पे देखिए मौर्य सम्राट, इनके बहुत सारे अभिलेख देश के विभिन्न भागों में मिलते हैं, जिनसे इनके साम्राज्य की सीमा, धम्म जो अशोक ने धर्म चलाया था, और शासन की नीति पर, यानी अभिलेखों की अगर हम बात करें तो मौर्य राजाओं के समय से हमें अभिलेख मिलना स्टार्ट हो जाता है। मौर्य राजा और सम्राट अशोक ने बहुत सारे अभिलेखों के माध्यम से अपनी जनता को अपने बारे में, अपने विचार के बारे में बताया था। ठीक है, तो देखिए यहां पर उदयगिरी से प्राप्त हाथी गुम्फा अभिलेख से कलिंग, नरेरा, खारवेल की उपलब्धियों के संदर्भ में जानकारी मिलती है। देखिए, अगर आपसे पूछे कि कलिंग, नरेश, खारवेल, नरेरा मैंने कहा, नरेश एक्चुअली ये नरेश का मतलब राजा, कलिंग के राजा जो खारवेल थे, इनकी उपलब्धियों की जानकारी हमें कहां से मिलती है? हाथी गुम्फा का अभिलेख। एक क्वेश्चन आपसे यह बनाएगा कि बताइए हाथी गुम्फा अभिलेख, इससे किस राजवंश की जानकारी मिलती है, किस राजा की जानकारी मिलती है? तो ये खारवेल की। यह अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखा गया है और लिखित स्वयं खारवेल का है। ठीक है, शक छत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, शक शासक रुद्रदामन के संदर्भ में जानकारी। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, डोंट मिस इट, बहुत ही जरूरी, शक छत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, इससे भी क्वेश्चन बनाता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है? रुद्रदामन से। चलिए, पुलुमावी का नासिक गुहा अभिलेख के माध्यम से उनकी धार्मिक सहिष्णुता और उनकी संस्कृति के संदर्भ में जानकारी मिलती है। तो अभिलेखों में ये दोनों जरूरी है। देखिए, फिलहाल जूनागढ़, हाथी गुम्फा, इनसे क्वेश्चन बनता है। फिर समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ लेख, समुद्रगुप्त के दिग्विजय अभियान, विजित राजाओं के साथ उसकी नीतियों के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है प्रयाग स्तंभ लेख से। ठीक है, प्रयाग, ये सारा NCERT की किताबों को जब आप खंगालोगे तो कहीं ना कहीं आपको ये फैक्ट पॉइंट्स वहां से मिल ही जाएंगे। फिर आप देखेंगे एहोल अभिलेख, ये चालुक्य, नरेश, पुलकेशिन द्वितीय। मतलब आपको क्या देखना है? अभिलेख और उस अभिलेख से किस शासक की जानकारी मिलती है।
ऐहोल अभिलेख से चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच जो युद्ध हुआ था उसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? ऐहोल अभिलेख से मिलती है। ग्वालियर अभिलेख गुर्जर प्रतिहार शासकों के संदर्भ में जानकारी देता है ग्वालियर अभिलेख। ठीक है, ग्वालियर अभिलेख की अगर हम बात करें तो ये गुर्जर प्रतिहार शासकों के संदर्भ में जानकारी प्रदान करता है। यवन राजदूत हेलियोडोरस के बेस नगर विदिशा से प्राप्त गरुड़ स्तंभ अभिलेख से भागवत धर्म से संबंधित जानकारी मिलती है। मध्य प्रदेश के एरण से वराह प्रतिमा हूणराज तोरमाण, ये तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब अभिलेखों में प्रयुक्त लिपियों के बारे में जान लो भाई। प्राकृत लिपि, ये आरंभिक अभिलेख जो हैं शुरुआती वो प्राकृतिक भाषा में, प्राकृत में, जैसे अशोक के ये शिलालेख किसमें है? ब्राह्मी लिपि में। ठीक है, अशोक की शिलालेख अगर क्वेश्चन पूछे तो ब्राह्मी लिपि जवाब लगाएंगे। ये लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी। ठीक है, तो अशोक के समय के जो अभिलेख थे वो किस लिपि में लिखे जाते थे? क्वेश्चन ये बनाएगा। खरोष्ठी लिपि, अशोक के कुछ शिलालेख खरोष्ठी लिपि में भी हैं जो दाएं से बाएं हैं, यानी ब्राह्मी बाएं से दाएं है और खरोष्ठी दाएं से बाएं है। ठीक है, यूनानी अरमाइक लिपि, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अशोक के शिलालेखों में इन लिपियों का इस्तेमाल हुआ है। देखिए, अशोक के शिलालेख का पूरा सारणी है आपके सामने। भाषा थी प्राकृत, लिपि थी ब्राह्मी, विशेषता संपूर्ण भारत में बाएं से दाएं। ठीक है, दूसरी है भाषा यूनानी, लिपि है खरोष्ठी और पश्चिमोत्तर भारत में पाई गई बाएं से दाएं ये भी लिखी जाती है। ठीक है, ये सारे अशोक के शिलालेख से रिलेटेड हैं। इज दैट क्लियर? फिर आरमाइक ये इसकी लिपि है, पश्चिमोत्तर भारत और अफगानिस्तान। और यहां पर देखिए, प्राकृत उन भाषाओं को कहा जाता था जो जन सामान्य की भाषाएं होती थी, यानी जन सामान्य की भाषा को प्राकृत भाषा कहा जाता है। अब देखिए, भाषा और लिपि में क्या डिफरेंस होता है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो भाषा में और लिपि में क्या अंतर है, ये जानना भी आपका हक बनता है। जिन अक्षरों का प्रयोग किसी भाषा को लिखने में किया जाता है उसे हम लिपि कहते हैं। यानी जैसे मैं यहां पर का कह दूं, ये का अक्षर का प्रयोग हम हिंदी लिखने में करते हैं और ए अक्षर का प्रयोग हम अंग्रेजी लिखने में करते हैं। ठीक है, तो जिन अक्षरों का प्रयोग किसी भाषा को लिखने में किया जाता है उसे हम लिपि कहते हैं। यानी का जो है ये देवनागरी लिपि का है और ये इंग्लिश का है। ठीक है, अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी होती है, यानी ये रोमन लिपि में लिखी होती है। भारत में प्रत्येक मुख्य भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है। हमारा भारत भाषा और लिपि के साहित्य के मामले में इतना समृद्ध था कि पाश्चात्य सभ्यता के जो इतिहासकार थे वो बड़े जलते थे इससे। तो जो मुख्य भाषा की प्रत्येक जितनी भी मुख्य भाषाएं थी उनकी अपनी अपनी लिपि होती है, जबकि यूरोप के विभिन्न भाषाओं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, इटालियन को लिखने में मात्र एक ही लिपि का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग लिपि भाषा साहित्य के मामले में बहुत ही अमीर हैं। प्रमुख शब्दावली देख लीजिए। आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी में क्या होता है? जो लेख, मुहर, प्रस्तर स्तंभ, स्तूप, चट्टान और ताम्र पत्रों पर मिलते हैं उन्हें अभिलेख कहते हैं। आर्कियोलॉजी में इसका अध्ययन होता है। ठीक है, अभिलेख। एपिग्राफी में क्या होता है? अभिलेख के अध्ययन का पुरालेख शास्त्र एपिग्राफी कहलाता है, यानी पुरालेख शास्त्र। कितना पुराना ये लिखा गया है, इस शास्त्र की पुराने समय की जानकारी एपिग्राफी है, अभिलेखों का अध्ययन। चलिए, पैलियोग्राफी क्या है? अभिलेख तथा
दूसरे प्राचीन, आप लोग चाहें तो ये वन लाइनर नोट्स बना सकते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पैलियोग्राफी हो गया। देखिए एपिग्राफी तो अक्सर आपसे एग्जाम में पूछ भी लेता है, एपिग्राफी किसे कहते हैं, तो यहां पर बात होगी पूरा लेख शास्त्र को, ठीक है। फिर न्यूमिसेमेटिक्स, क्या है, न्यूमिस्मेटिक्स, ये सिक्कों का अध्ययन, मुद्रा शास्त्र, न्यूमिस्मेटिक्स, ठीक है। फिर मेगालिथ, दक्षिण भारत के कुछ लोग मृत व्यक्ति के शव के साथ औजार, हथियार, मिट्टी के बर्तन और अन्य वस्तुएं भी कब्र में दफना देते थे और इसके ऊपर एक घेरे में बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाते थे। ऐसे स्मारक को क्या कहते थे, मेगालिथ, महापाषाण। मेगालिथ हिंदी में महापाषाण। दक्षिण भारत में ये कला थी और ये व्यक्ति जो है, ये लोग क्या करते थे, जो आदमी मर जाते थे उनकी लाश के साथ कुछ औजार, हथियार, मिट्टी के बर्तन और कुछ अन्य जरूरी वस्तुएं जो है दफना देते थे, है ना। और इसके ऊपर एक घेरे में बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाते थे। ऐसे स्मारक को महापाषाण, बड़े बड़े पत्थर, जैसे आप कब्र बनाते हैं तो उस समय क्या करते थे, बड़े बड़े पत्थर पाषाण रख दिए जाते थे। प्राचीन काल में मानव द्वारा प्रयोग में लाए गए वस्तुओं, निर्मित मंदिर, भवन, अवशेषों का अध्ययन पुरातत्व कहलाता है। इसका अध्ययन करने वाले को हम पुरातत्ववेत्ता यानी आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। मुद्राओं के भी माध्यम से ऐतिहासिक घटनाओं पर प्रकाश पड़ता है। प्राचीन काल में अधिकांश मुहरें धातुएं की बनाई जाती थी। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है और भारतीय मुद्रा शास्त्र के जनक कौन थे, जेम्स प्रिंसेप। एक क्वेश्चन ये भी आप तैयार कर लीजिए, भारतीय मुद्रा शास्त्र के जनक कौन थे, ठीक है, जेम्स प्रिंसेप यहां पर सही जवाब होगा। अब महत्वपूर्ण मुद्रा विवरण ज्ञान देख लीजिए। विवरण, जहाज के चित्र युक्त सिक्के, ये यज्ञ श्री शातकर्णी। धर्म चक्र युक्त कांस्य मुद्रा मिनांडर से संबंधित है। भारत में पहले स्वर्ण सिक्के विमकड फिशेस, है ना, विमकड फिशेस भारत में पहले स्वर्ण के सिक्के चलाने वाला। शिव स्कंद विष्णु आकृति के युक्त सिक्के हुविष्क से संबंधित हैं। वीणा बजाते हुए चित्रित राजाओं के सिक्के समुद्रगुप्त। मयूर आकृति से युक्त सिक्के चलवाए थे कुमारगुप्त ने। बैल आकृति शैव के सिक्के चलवाए थे स्कंदगुप्त ने। मयूर पर सवार कार्तिकेय स्कंद सिक्के चलाए थे कुमारगुप्त प्रथम ने। कालिया और लक्ष्मी अंकित सिक्के चलवाए मोहम्मद गोरी ने। टकसाल अंकित सिक्के चलवाए इल्तुतमिश ने। सूर्य चंद्रमा अंकित सिक्के चलवाए अकबर ने। राम सीता अंकित सिक्के चलवाए अकबर ने। बाज और तिथि अंकित स्वर्ण सिक्के चलवाए अकबर ने। आना अंकित सिक्के, आना होता था ना, एक आना, दो आना, तीन आना, चार आना, ये शाहजहां ने चलवाया। हाथ में शराब अंकित सिक्के चलवाए जहांगीर ने। हिंदू देवी देवता और हिंदू संवत से अंकित सिक्के चलवाए टीपू सुल्तान। प्रमुख अभिलेख और शासक, यानी अभिलेख किससे और कौन से शासक से संबंधित है, यह भी जान लो। ये पक्का 1 नंबर 2 नंबर तो आपका काम करेगा। हाथी गुम्फा, कलिंग नरेश खारवेल, जैसा कि मैंने अभी पहले पॉइंट में आपको बताया, हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है, कलिंग नरेश खारवेल से रिलेटेड है। जूनागढ़ का अभिलेख ये रुद्र दामन से संबंधित है। नासिक का अभिलेख गौतमी बालश्री। प्रयाग स्तंभ समुद्रगुप्त का है। एहोल पुलकेशिन द्वितीय का है। मंदसौर मालवा नरेश यशोवर्मन का है। भीतरी जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त का है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। देवपाड़ा बंगाल शासक विजय सेन। अब इसमें कौन कौन सा, जूनागढ़ स्कंदगुप्त याद कर लो, मंदसौर यशोवर्मन याद कर लो, एहोल पुलकेशिन द्वितीय याद कर लो, प्रयाग स्तंभ समुद्रगुप्त याद कर लो, जूनागढ़ रुद्रदामन और हाथी गुम्फा कलिंगराज खारवेल, इतना याद कर लो, ठीक है। भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख जो है ये हाथी गुम्फा अभिलेख में ही मिलता है और हाथी गुम्फा किसका है, कलिंगराज खारवेल का है। बिहार स्तंभ, एरेड़ स्तंभ, एरेड़ स्तंभ, ये आप देख सकते हो, लिख लो, हालांकि इससे क्वेश्चन नहीं आता। बिहार स्तंभ लेख, एरण स्तंभ लेख, एरण।
और तालगुंडा स्तंभ लेख। मैंने जितना बताया बस वो इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन आता है। जिन सिक्कों और मुद्राओं पर कोई लेख नहीं होता था, वो केवल आकृतियां विद्यमान होती थी, उन्हें हम पंचमार्क या आहत सिक्का कहते हैं। यूनानी शासकों ने सबसे पहले सिक्कों पर लेख और तिथियां उत्कीर्ण करने की परंपरा, यानी अगर आपसे पूछे कि सिक्कों पर लेख और तिथियां लिखने की परंपरा किसने नींव डाली, तो यहां पर जवाब होगा यूनानी शासकों ने इस परंपरा की शुरुआत की, सिक्कों पर लेख लिखना और तिथियां उत्कीर्ण करना। मौर्य शासकों ने सबसे ज्यादा सिक्के जारी करवाए थे। सर्वाधिक सोने के शुद्ध सिक्के कुषाण शासकों ने प्रचलित करवाए। कुषाण शासक सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के गुप्त शासकों ने जारी किए। दोनों में डिफरेंट क्या है? कुषाण शासकों ने प्रचलित करवाया शुद्ध सोने के सिक्के और जारी किया गुप्त शासकों ने। सातवाहन शासकों ने शीशे के सिक्के जारी किए। तो यह था हमारा NCERT समरी, जिसमें आपने आज कुछ तो इंपॉर्टेंट पढ़ा होगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपने नोट्स किया होगा। अब आप लोगों ने 94, 52, 26, 74, 92 अगर इस व्हाट्सएप नंबर को सेव नहीं किया है तो जस्ट अभी सेव कर लो। इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम और जिला का नाम लिख के भेज दो, और सुपर टेट की तैयारी, लेखपाल की तैयारी, BEO की तैयारी या सीटेट की तैयारी के लिए ऐड हो जाओ। स्पेशल ग्रुप है, स्पेशल बच्चों के ग्रुप में ऐड होगे, जिससे आपको जानकारी मिलेगी कि आप बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयारी कर सकते हो घर बैठे। इंपॉर्टेंट नोट्स, प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर, ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी ऑन व्हाट्सएप PDF फॉर्मेट में। तो अपना नाम, जिला का नाम लिख करके सुपर टेट या यूपी टेट या सीटेट के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लो, जिस किसी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो जय हिंद आप सभी को। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। आई होप कि आप ज्यादा बोर नहीं हुए होंगे। इतिहास एक ऐसा विषय है जिसे आप रुचि के साथ कहानी समझ के पढ़ते हैं, तो इसी तरह कंटिन्यू करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। थैंक यू सो मच।